हाँ जी। डॉक्टर साहब कुछ डाइट ऐसी? देखिए जो मुझे लगता है ये फिर ओवर डाइट कर रही हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, नथिंग एल्स। इनके मेंसेस रेगुलर हैं, एवरीथिंग इज रेगुलर। वीकनेस, हाँ वह वीकनेस है। वीकनेस अगर इनको है तो इनकी काम करने पे सांस चढ़ती है, नहीं चढ़ती है। मैंने सिम्टम एटलीस्ट ये अपना हीमोग्लोबिन लेवल करवाएं। माइट बी कि शी इज़ एनीमिक कि वो इतना वीक फील करना शुरू हो गई हैं। और अपनी डायबिटिक डाइट को मतलब ये नहीं कि कुछ लेंगे ही नहीं। डायबिटिक पेशेंट के मिल्क भी आते हैं जो स्पेशली फॉर इन्हीं के लिए होते हैं, इनका कर्ड भी आता है अलग से, इनके डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए होते हैं, शी कैन टेक इट। इसके अलावा अपनी डाइट में शी कैन हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एक्सेप्ट ये है इनका जो आटा होता है, हम पेशेंट से कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड ले लें या फिर चक्की पे वो वाला आटा मिलता है इनका कि ये ले सकती हैं। होल डे में शी कैन ऑल्सो टेक अ लिटिल बिट ऑफ राइस। ऐसा नहीं है कि जी डायबिटिक पेशेंट चावल खा ही नहीं सकते। और फ़िश लें बहुत ज़्यादा, फ़िश इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। मतलब ना प्रोटीन इंटेक अच्छे हाँ, प्रोटीन इंटेक अच्छे करें और अपना फ्रूट लें और फैट कट डाउन करना है, फैट कट डाउन करना है। और इसके अलावा अगर ये इतनी वीकनेस फील कर रही हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन अपनी करवा ले एटलीस्ट। कैन शी हैव जूसेस? हाँ, शी कैन हैव इट, मगर डायबिटिक लोग जूस ले सकते हैं? इनके अपने जूसेस अवेलेबल हैं डायबिटिक पेशेंट के। वहाँ पे आप किसी बड़ी सुपरमार्केट से, टाइम से, आगाज से, इट्स अवेलेबल। इनके फूड सप्लीमेंट या नॉट घर में वो कीनू का निकाल लिया इस तरह घर में कीनू का ले लें, मीठे का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। खा सकती हैं? नो। देखिए मैंने पूछने की कोशिश की साथ ही इसमें आप मुझे वो नहीं कहेंगे मैंने आम की परमिशन लेने की कोशिश की थी। नो, नॉट एट ऑल। मगर बहुत सारे दूसरे फ्रूट हैं जो शी कैन टेक। कैरी खा सकती हैं? कैरी तो कड़वी होती है। नो, बट इट्स आल्सो है तो कार्बोहाइड्रेट उसमें ना, चलिए शी शुड अवॉइड। हम बात कर रहे थे आईयूआई पे। एग्जैक्टली। आईयूआई का सक्सेस रेट इज़ नॉट 100% कि उसमें ठहर ही जाएगा, बट इस डिफरेंट कितना है? डिफरेंट रिसर्च, या इट्स मोर देन 40%, 40 to 50%। 50% पेशेंट को नहीं भी ठहरता। सो दिस इज़ अ लक कि आप उस 40-50% में कि उस 100% में, सम टाइम माइट बी इट्स मोर देन 50% इवन। जैसे IVF जो एक्चुअल टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें इट्स वेरी गुड, मगर उसमें भी 100% तो नो, बट नथिंग इज़ 100%। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि डिफरेंट रिसर्च ने शो किया कि जिन इनफर्टाइल कपल ने IUI करवाया, अगर उन्होंने उस साइकिल पे कंसीव नहीं किया तो उनकी सक्सेसिव साइकिल पे कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है नेचुरली। सो दिस इज़ गुड ना कि एक दफ़ा इन्होंने करवा लिया। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट को किया जिन्होंने उस साइकिल पे तो कंसीव नहीं किया था पर नेक्स्ट साइकिल पे दे कंसीव बाय देमसेल्फ। सो दे कैन हैव IUI डन। देन फिर आ जाता है कि जी ये भी डिपेंड करता है कि जी ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है कि फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। अगर मेल का प्रॉब्लम है, यूजुअली हमारी कम्युनिटी में मेल कहता है कि जी पहले आप मेरी वाइफ को इन्वेस्टिगेट कर लें। हाँ। डॉक्टर साहिबा मेरी बारी बाद में, मैं तो फिर अपना करवा लूँगा, मुझे मसला नहीं है, मैं सही हूँ। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हाउ डू यू नो आप सही? हाँ, हाउ कैन वी नो? और एक दफ़ा पेशेंट फीमेल को चलें हम इन्वेस्टिगेट कर लें और उसके सब टेस्ट भी करवा लेते हैं, बट हमें तो नहीं पता ना कि जी आपके साथ भी एक प्रॉब्लम है। और पेशेंट इज़ नॉट अ गिनी पिग कि मैं उस पर सारी एक्सपेरिमेंट करूँ, उसको इंजेक्शन लगाते रहें, टैबलेट देते रहें, एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि जी मेल इज़ अ प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली कपल कम टू माई क्लिनिक, उनमें से हस्बैंड ने कहा नहीं जी मुझे छोड़ें, आप इनको ट्रीट करें। नो, दे आर वेरी लिट, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, स्टिल वो अपना नहीं करवाना चाहते, दे टेक इज़ अ ईगो प्रॉब्लम। बट नाउ हर चीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है। इनफर्टिलिटी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पेशेंट कंसीव नहीं करेगी। ऐसे ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने 10, 15, 18 साल बाद कंसीव किया, मगर इसमें कपल की ट्रीटमेंट होगी। इवन अगर हस्बैंड इनके नॉर्मल हैं और सीमेन एनालिसिस इसका नॉर्मल आता है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम मेल को ऐसी चीज़ें देंगे कि वो फीमेल के प्रॉब्लम को कवर कर जाएगा। लाइकवाइज अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है तो हम फीमेल को ऐसी चीज़ें देंगे कि वो मेल के प्रॉब्लम को कवर अप कर जाए। सो वी हैव टू ट्रीट अ कपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेल ज़रूर। अच्छा, कभी कभी दूसरे का वो कवर करने के लिए भी पार्टनर को दिया जाता है। यू नो, सिंपल मल्टीविटामिन्स एंड वो चीज़ें इस चीज़ को कवर कर जाती हैं कि जी वो थोड़ा सा उसका इनफर्टाइल था तो हमने इसको सुपर ओवुलेट करवा दिया फीमेल को, या थोड़ी फीमेल में ज़्यादा मसला, मतलब मेडिसिन देते हैं जिससे अगर थोड़ा मेल का प्रॉब्लम है तो हमने फीमेल ही स्टिल शी इज़ नॉर्मल, वी गिव हर सर्टेन मेडिसिन और फिर वो उसका कवर हो जाता है उससे। अच्छा, ऑलराइट, ओके। तो देखिए देयर मल्टीपल प्रोसीजर्स, इसके अलावा और क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको पता है ना उम्मीदी कि उस पर चल जाता है 2-3 साल के बाद जी? एग्जैक्टली, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी जो एक्चुअल टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, Isn't it a very expensive procedure? Yeah, it is very expensive with 2-2.5 लाख no guarantee कि they will conceive
एंड इट्स ऑन मनी बैक गारंटी नहीं है? नो नो नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें भी ये है कि इट माइट बी कि दे विल कंसीव, इट माइट बी दे विल नॉट कंसीव, इट दिस ऑल देयर लक। उस यूजुअली हम उन लोगों में करते हैं जिनको बहुत प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी हो या जिनकी ट्यूब बंद हो। ट्यूब्स बंद हो? या ट्यूब्स बंद हो तो फिर फर्टिलाइज तो खैर आई थिंक वो ट्यूब में जाके नहीं होता? नहीं, ट्यूब के थ्रू होता है, ठीक है, ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइज होके देन वो इम्प्लांट यूट्रस में होता है। तो डायरेक्टली हम यूट्रस में डाल देते हैं उसको, दोनों को स्पर्म एंड ओवा को मिला के ज़ायगोट बनाकर, मतलब बाहर ही वो सारा प्रोसीजर कराकर फिर अब वो जो बेबी होता है वो आप यूट्रस में डाल देते हैं। अब वो लक है कि वो अंदर सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए हैं, कि वो यूट्रस उसको एक्सेप्ट करे। ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना कि यूट्रस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, तो फिर वो दे विल नॉट गोइंग टू कंसीव। तो फिर इसके साथ कोई मेडिसिन दी जाती है, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन? या बहुत सारी मेडिसिन है जो हम कवर करते हैं कि चांसेस ऑफ अबॉर्शन या चांसेस ऑफ एडेप्टेशन बढ़ जाए, चांसेस ऑफ अबॉर्शन कम हो जाए, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये भी आराम से अबॉर्ट हो सकता है? पहले तो बात है कंसीव ही ना हो, कंसीव होने के बाद फिर चांसेस ऑफ अबॉर्शन ये भी बहुत ज़्यादा। कंसीव तो हमने ज़बरदस्ती करा दिया ना? नहीं, मगर बॉडी एक्सेप्ट किया कि नहीं? यू जस्ट पुट द ज़ायगोट इनसाइड। अब यूट्रस ने ज़ायगोट को एक्सेप्ट किया नहीं किया, दिस इज समथिंग एल्स, ये ज़रूरी नहीं है, वो तो हमने अंदर डाल दिया उसको। फिर भी ऐसा भी है कि हम साथ में कुछ हार्मोन्स भी देते हैं? या देयर सर्टेन हार्मोन्स, एक्चुअली देयर सपोर्टर्स। कंसीविंग के तो हार्मोन ही लेवल ही डिफरेंट होता है ना? वो शुरू में तो हार्मोन्स दिए, देन फिर हमने IVF या इसका IUI किया, उसके बाद पेशेंट ने को जब कर दिया फिर हम सपोर्ट देते हैं। देयर सर्टेन थिंग जिसमें हमें बहुत सारी मेडिसिन है, इंजेक्टेबल भी हैं, टैबलेट भी हैं, जिनको कुछ पेशेंट को लेनी भी पड़ती हैं, कुछ हम इंटरनली भी रखवाते हैं, वो सपोर्ट देती हैं। वंस शी कंसीव, ज़रूरी नहीं कि कंसीव कर ले, अगर उसने वो हमने ज़ायगोट रखने के बाद बॉडी ने एक्सेप्ट किया उसको और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो फिर वो ओवरडी हो जाती है। बट उसमें भी है कि जी वो नहीं करे और शी हैव हर मेंसेस अगेन, तो दिस इज ऑल लक। और लक तो एक दूसरे को ब्लेम करने का उसमें कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मेल फैक्टर भी हो सकता है, फीमेल फैक्टर भी हो सकता है। सही, मेल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? यू नो मेल फैक्टर, देयर लिस्ट ऑफ मेल फैक्टर, बट आई विल से कि फीमेल तो बेचारी के अंदर एक यूट्रस है, एक ओवरी है, उसका प्रॉब्लम होगा यूजुअली, बट मेल के अंदर देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, उनका पूरा पाथवे है। दो तरह का होता है, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है जिसमें नॉर्मली मेल उस चीज़ को, जो उसके सीमेन स्पर्म्स हैं वो जितने अमाउंट आना चाहिए वो बाहर आते ही नहीं हैं। एक होता है कि वो बन ही नहीं रहे हों, देयर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हु आर अल्कोहलिक, एडिक्ट जो लोग होते हैं उन पे, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटीज़, देयर आर लिस्ट ऑफ डिजीज़ जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कर रही होती है, और वो जो सीमेन का जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो उसको डिक्रीज़ करती है। सो अगर वो अप्रोप्रिएट ट्रीट हो जाए, जिस तरह हम फीमेल के हार्मोन्स करवाते हैं, वी नीड टू हैव अ मेल हार्मोन एज वेल, मेल के भी उसी तरह हार्मोन्स करवाएंगे। और अगर उसमें हार्मोन लेवल नॉर्मल आ जाता है, स्टिल भी दोनों नहीं कंसीव कर पा रहे, मैंने पहले भी कहा, तो फिर भी स्टिल वी नीड टू गिव सर्टेन मेडिसिन जो एक्चुअली मल्टी वाइटामिन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ई इज़ गुड फॉर स्किन एंड हेयर ऑल्सो। मतलब पेशेंट कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम ये क्यों लें, हम तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे करें, हमारी बीवी को दे दें मेडिसिन। बट टेकिंग फॉलिक एसिड इज़ गुड फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो। आप विटामिन ई लेते हैं अलॉन्ग विद द अदर बॉडी पे, ये हम स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म पे मेल की फर्टिलिटी की उसको इंक्रीज़ करता है। विटामिन ई, फॉलिक एसिड एंड देन विटामिन ए, देयर सर्टेन मेडिसिन जो हम मेल को देते हैं। लाइकवाइज फीमेल को, मेल को ट्रीट करना बहुत आसान है अगर वो टाइम पे आ जाए। यू नो मेल कहते हैं कि जी हम ट्रीटमेंट ही नहीं करवाएंगे, अगर वो टाइम पे आ जाए, यूजुअली कोई इन्फेक्शन होता है या आपको कोई ट्रॉमा हुआ, कोई सर्जरी हुई, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा हीट में काम करते हैं, या इनको एक्सपोजर टू रेडियोथेरेपीज़ होती हैं, इनका यूजुअली सीमेन में स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। इफ़ दे कम टू आस, और इमीडिएटली आइडियली पहले फीमेल की जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन होती है उनको अपना एक सिर्फ सीमेन एनालिसिस करवाना है। फीमेल बेचारे की तो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी, हमने पहले हार्मोन्स करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, वो भी नॉर्मल है, तो फिर हमने स्टेरो करवाया। ठीक है, जस्ट हैव टू टाइम वेरी क्लेवर। हाँ जी, टाइम बिल्कुल यहाँ पे फिनिश हो गया सेगमेंट का, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें बता रही थी। यही अच्छी बातें सुनने के लिए हम डॉक्टर साहब को दोबारा बार बार बुलाते रहते हैं, तो नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह वो हमारे साथ फिर मौजूद होंगी।
अभी डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिंस आज वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे है तो हम उस पर बात करेंगे, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।